हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 3 फॉर स्टैट्स 1 एंड ऑलरेडी सेट 1 एंड 2 हमारे चैनल पे अपलोडेड है एंड एंड टर्म की 1 वीक स्ट्रैटेजी भी चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आपको 1 वीक स्ट्रैटेजी का अगर कुछ भी देखना है तो आप देख सकते हैं। वो दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। दोनों टाइप बता देती हूँ कौन से कि पहले तो जिसने जब सब कुछ पढ़ लिया है वो रिविजन करना है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी 1 वीक स्ट्रैटेजी। प्लस सेकंड वो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और वो चाहते हैं कि एक हफ्ते में हम इतना अच्छे से कर ले कि हमारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाए एंड टर्म में। ठीक है, एंड टर्म पे फोकस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज काफी ज्यादा होता है दोनों क्विज से। तो इसलिए इसमें मार्क्स लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे ग्रेड्स जो भी होते हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं और जिनके ना और जो इम्प्रूव नहीं करते हैं तो उनके बहुत ज्यादा कम में चले जाते हैं, भले ही आपने क्विज 1 और क्विज 2 में कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना करा। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं इसमें आपको सारे के फॉर्मूलाज और सब मैं बार बार हर सेट में रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको वो बार बार रिमाइंड होता जाए और आपको वो माइंड में मतलब एकदम ऐसे छप जाए। ठीक है, तब हम So the question says the probability of a man hitting a target is 1 upon 4. If he fires 5 times, then find the probability that he will hit the target at least twice. मतलब कम से कम 2 बार तो वो टारगेट हिट करे ही, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, कम से कम 2 बार मतलब 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर 2 से कम नहीं होना चाहिए, अब मुझे इसकी 5 टाइम की निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ ना, इसमें हमारा लगेगा बर्नौली रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बर्नौली रैंडम वेरिएबल का हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है या हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं नंबर ऑफ जितने भी हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स है उसमें कितनी सक्सेसेस है इनटू नंबर ऑफ विन्स रेज टू द पावर ऑफ आई सक्सेसेस इंटू 1 - द नंबर ऑफ विन्स मतलब लूजिंग की इंटू n - i। ये होती है हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है ना, इसमें एटलीस्ट ट्वाइस करना है, कम से कम 2 बार तो हो। तो हम क्या करेंगे ना इसमें कि हम जो हमारी वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 1 टारगेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 0 टारगेट है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल के उसको 1 में से माइनस कर देंगे। जब हम इन दोनों को 1 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी वो सारी प्रोबेबिलिटीज जिसमें हमारा वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग का टारगेट होगी वो 2 या 2 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हम उसमें से इन दोनों की पहले हम प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चलो फाइन करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ 0 टारगेट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 0 टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 तो हमारा n क्या है, n हमारा यहाँ पे 5 है तो 5 चूज 0। ठीक है, p रेज टू द पावर ऑफ 0। अब p हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इट्स 1/4 तो 1/4 की पावर 0 इट्स 1 ओनली। ठीक है, तो हमारा जो आएगा अब 1/4 में से माइनस कर दो 1 तो 1 - 1/4 तो ये आएगा हमारे पास में 3/4 तो 3/4। ठीक है, तो 3/4 5 - 0 5 होता है तो इसकी हम पावर 5 ले लेते हैं, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 जब हम करेंगे तो वील गेट इट एज 243 बाय 1024। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी 0 टारगेट हिट करने की कि 0 टारगेट बिल्कुल भी एक भी टारगेट नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक भी टारगेट नहीं जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 243/1024 हो गई। अब हम मान लेते हैं कि एक बार उसका चला जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट वंस, तो वंस में जब हम करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 405/1024। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 648/1024। आज मैं सारी कैलकुलेशंस पहले से करके लाई हूँ ताकि थोड़ा कम टाइम लगे। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशंस ऐसे शो कर करके बताऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा और अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल सी आप भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट एटलीस्ट 2 टाइम्स इज नथिंग बट 1 - द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 1। ठीक है, तो 1 में से माइनस कर दो 648/1024, तो इसको जब माइनस करेंगे तो विल गेट आंसर एज 376/1024। तो 376/1024 इज आर आंसर। Next question. If x is normal to mu and sigma square, then choose the correct option from the following option. अच्छा, अब हमें पता है कि जब भी हमारा नॉर्मल होता है तो ये हमारा एक म्यू जो होता है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो सिमेट्रिक होती है। ठीक है, तो अगर वो सिमेट्रिक होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू म्यू इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एंड दैट्स नथिंग बट दैट 0.5 और यू कैन से इट्स 1/2। ठीक है, इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है,
ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज नथिंग बट 1/2 पाई रूट सिग्मा e रेज टू द पावर ऑफ माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय 2 सिग्मा का स्क्वायर फॉर ऑल द x बिलोंगिंग इन द इंटरवल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये होता है हमारा। और इसका जब हम x की जब वैल्यू निकालनी पड़ती है तो हमें उसका जी स्क्वायर निकालना पड़ता है, इसका जी स्क्वायर निकलता है z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इससे हमारा जी स्क्वायर निकलता है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फॉर x लेस देन और इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन म्यू, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा। इफ z इज x माइनस म्यू का होल स्क्वायर देन z इज n म्यू कॉमा 1, म्यू कॉमा 1 नहीं होता है, 0,1 होता है, क्योंकि हम स्टैंडर्डाइज वैल्यू इसमें लेते हैं और जब भी हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं नॉर्मल वेरिएबल का तो हमारी जो म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो 0 और 1 होती है, तो ये ऑप्शन गलत होकर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। So the next question is choose the correct option from the following. Okay, it is a multiple select question, so we can select more than one option. So let's say the first option, if x is a Bernoulli random variable for a p, then the expectation of x is p. Yes, जब भी हम Bernoulli random variable लेते हैं तो उसमें जो हमारी वैल्यूज आती है ना, तो पहले हम बात करें सिर्फ बर्नौली की, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस सब भूल जाओ। तो हमारे जो बर्नौली रैंडम वेरिएबल होता है ये एक टाइप का ऐसा रैंडम वेरिएबल होता है जो सिर्फ दो वैल्यूज लेता है, या तो 0 या 1। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ये ले लेगा और इसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है p, और इसकी जो वेरिएंस होती है फॉर अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल फॉर इट इज 1 into 1 माइनस p, ये होती है इसकी वेरिएबल। अब जो हमारी जो बर्नौली रैंडम वेरिएबल है ये निकलती है हमारे बर्नौली ट्रायल से। तो बर्नौली ट्रायल एक ऐसा टाइप का एक्सपेरिमेंट है ना जिसमें जो हमारे आउटकम है ना वो पहले से ही क्लासिफाइड होते हैं, दो में क्लासिफाइड होते हैं इसके आउटकम, या तो वो सक्सेस होगा या वो फेलियर होगा। इसलिए जो हमारा बर्नौली रैंडम वेरिएबल है ना उसके भी हमारे पास में दो ही वैल्यूज आती है, या तो 0 आती है अगर वो फेलियर हो गया और 1 आती है अगर वो सक्सेस हो गया। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन होती है वो p होती है एंड इसकी जो वेरिएंस होती है मैंने आपको बता दिया, इट इज p into 1 minus p। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, सो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द रेंज ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। कल ही मतलब कल वाले सेट में शायद सेट नंबर 2 में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 1 तक की, ना कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। फॉर एनीथिंग यू टेक, whether you take a discrete random variable or a continuous random variable, it will not affect the range of the CDF function and it will be 0 to 1 only. Okay, so ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू क्लियर अ क्वालिफायर एग्जाम इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। बिल्कुल डिस्क्रीट वेरिएबल हम काउंट कर सकते हैं कि इसने इतने है ना क्वालिफायर एग्जाम लिए, 1 क्वालिफायर एग्जाम, मतलब काउंट हो सकता है, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल ही होगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी मत भूलना। डिस्क्रीट और हमने कंटिन्यूअस की बात करी थी, तो हमारा जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है उसमें हम मेजरमेंट लेते हैं चीजों को, उसमें हम चीजों को काउंट नहीं कर सकते, इसमें मेजरमेंट आता है। ठीक है, इसमें आता है हमारा मेजरमेंट। ठीक है, और whereas a discrete variable is that variable which can be counted। ठीक है, जो हम काउंट कर सकते हैं नॉर्मल इंटीजर्स वैल्यू में, ये भी इंटीजर्स वैल्यू में ही आती है बट इसमें मेजरमेंट लेना होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। और कंटिन्यूअस और कैटेगोरिकल में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है, तो ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कम्स अंडर द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा आता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में। ठीक है, एंड इसका अगर मैं आपको बताऊं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बता ही देती हूँ हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है तो इसमें आपको इसी का टाइप का आएगा, तो अगर वहां पे ऑप्शन में आता है आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन तब सही कर देना, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस है इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम m choose x into n minus m choose n minus x होल अपॉन, अच्छा यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, वेट, m choose x n minus m, सॉरी ये बहुत ज्यादा है, इसके फॉर्मूले थोड़े ऐसे हैं बट एक बार पढ़ लोगे तो याद हो ही जाएंगे। अपॉन n choose n फॉर ऑल दी x belonging to 0 1 to infinity। ठीक है, and x should belong to, x should be less than equal to n, x should be less than equal to m
n माइनस एक्स शुड बी लेस दैन इक्वल टू n माइनस n। ठीक है, तो ये आपको हाइपोजेमेट्रिक फंक्शन के बारे में एक तो ये इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रेडी रखना है, मतलब लर्न करना है। इसका ये याद रखना है कि ये हमारी वैल्यूज, ये भी मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ देम इज ट्रू। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी ट्रू होता है, जो हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आता है हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन करेक्ट इज ए एंड सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So the next question says which of the following option is or are correct for a variable with an interval scale of measurement। तो हमने एक रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट पढ़ा था सेट नंबर 1 में। तो इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट एक ऐसा टाइप का मेजरमेंट होता है जिसमें जो भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट यूनिट आती है। कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए क्योंकि इंटरवल स्केल उसे लेता ही नहीं है। एंड इंटरवल स्केल एक ऐसा नेम लेबल्स होती है, नेम कैटेगरीज होती है जिसको हम ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं एंड उसके जो दो वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस आए वो हमारे पास में कोई एक कांस्टेंट यूनिट आए, 0 ना आए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो डिफरेंस ये आता है रेशियो स्केल से कि इसमें ट्रू 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें नो ट्रू 0 एग्जिस्ट, नो ट्रू, और यू कैन सी एब्सोल्यूट 0 प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती, एब्सोल्यूट 0 एग्जिस्ट। ठीक है, whereas in the case of ratio scale the difference between the two variables can be 0 as it shows the absence of the variable, but in this case it doesn't show the absence of the variable। okay, और हर जो भी हम दो वेरिएबल्स ले और नेक्स्ट टू उसके जो भी नेक्स्ट टू उन सारे वेरिएबल्स का जो आंसर आए वो सेम रहना चाहिए हर एक इंटरवल साइड में। मतलब अगर इसका 2 है तो इस इंटरवल का भी 2 होना चाहिए, इस इंटरवल का भी 2, इस दो के इंटरवल का भी 2, इसके दो का भी इंटरवल का 2। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। तो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल्स कैन बी इवैल्यूएटेड, बिल्कुल इवैल्यूएट हो सकती है डिफरेंस। ऑर्डर ऑफ द डेटा इज मीनिंगफुल, बिल्कुल मीनिंगफुल है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल इज पॉसिबल, इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। whereas in the case of ratio scale of measurement we can perform multiplication and division also, but in interval scale we can only perform the addition and subtraction। okay, it has an absolute 0, बिल्कुल इसमें absolute 0 नहीं होता है, तो हमारा A and B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option following statement is or are correct? We must preserve the order of an ordinal data in a bar chart। अब जब बात होती है हमारे बार चार्ट में ना, तो उसमें हमारा ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट इन द केस ऑफ पैरेटो चार्ट, ठीक है, जब हमारी बात होती है पैरेटो चार्ट की तब उसमें हमें ऑर्डर को प्रिजर्व करना पड़ता है। ठीक है, तो वी मस्ट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डिनल डेटा। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑर्डिनल डेटा आ गया, तो ऑर्डिनल डेटा जब भी आता है मतलब उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो हमारा ऑर्डर इसमें प्रिजर्व करेगा जो हमारा बार चार्ट वो ट्रू होगा, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपको ऑर्डिनल डेटा नहीं दिया गया होता, इसमें आपको दूसरा न्यूमेरिकल नॉमिनल डेटा आ जाता, तो it is not compulsory that we must really preserve the order for an nominal data in a bar chart, whereas in the case of Pareto chart it is compulsory। okay, next is mode is not defined for an ordinal data। mode बिल्कुल defined होता है ordinal data के लिए, mode बल्कि ordinal और nominal दोनों data के लिए defined होता है, whereas the median, जो हमारा median होता है ना वो सिर्फ हमारा defined होता है ordinal data के लिए, और नॉमिनल डेटा के लिए वो डिफाइन नहीं होता है। तो नॉमिनल, ये याद रखना कि मीडियन जो है वो हमारा ऑर्डिनल नॉमिनल डेटा के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, ओके, मैं इसको थोड़ा रब कर दूं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया कि मोड ऑफ द डेटा इज नॉट डिफाइंड। मीन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर अ कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम मीन बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। और इसमें हम कैटेगोरिकल डेटा के लिए है ना, हम मोड और मीडियन दोनों फाइंड कर सकते हैं, बट मीडियन उसी केस में फाइंड कर सकते हैं कैटेगोरिकल डेटा जब वो कैटेगोरिकल डेटा हमारा ऑर्डिनल हो। ठीक है, तो ये मैं बार बार बता रही हूँ तो याद रख लेना। ठीक है, कोवेरियंस कैन बी कंप्यूटेड ओनली फॉर टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। बिल्कुल, कोवेरियंस हम सिर्फ दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ए एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट, if the mean of the observations 2a 10 3a 5 50 and 40 is 30 then find the median of the data set। अच्छा, मीडियन निकालना है, तो मतलब पहले यहाँ से हमें जो इसकी मीन दी हुई है उससे हम a की वैल्यू निकालेंगे, देन हम मीडियन इसका निकाल देंगे। ठीक है, अब यूं नहीं कि डायरेक्ट इसी को तुम है ना, और मीडियन निकालने के लिए एक बात ये बात ध्यान रख लेना कि इस डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये भूलना मत कि अरे बिना अरेंज करे एंड तुम इसको ही अरेंज कर दो,
ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है एंड आंसर निकाल दो। आंसर गलत हो जाएगा मीडियन के लिए। एक तो हो गया हमारा मीडियन के लिए हमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है। एक जब हम इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालते हैं, परसेंटाइल्स निकालते हैं, क्वार्टाइल्स निकालते हैं, तो इन चारों के लिए हमें जो डेटा को है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारी जो मीडियन हमें मीन दिया हुआ है तो उससे हम इसका ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मीन इज 2a प्लस 10 प्लस 3a प्लस 50 प्लस 40। टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 5 है। 5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 5 3 एंड 15 हो जाएगा एंड 3 5 5a प्लस 50 40 90 एंड 100 100 इज इक्वल्स टू 150। सो ये 5a इज इक्वल्स टू 150 माइनस 100, तो 5a इज इक्वल्स टू 50 एंड a हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, तो a 10 की वैल्यू डाल दो जस्ट यहाँ पे। तब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं पहले तो a को 10 डालना है तो ये पहला हो जाएगा हमारे पास में 20 10 30 50 एंड 40। अब इसको पहले अरेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा 10 20 30 40 एंड देन 50। ये हमने अरेंज भी कर लिया। चलो अरेंजमेंट और सब हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5 है 1 2 3 4 5। तो ये हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है एंड ऑड के लिए हम मीडियन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इट इज n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन हमारी आएगी। तो n इज 5 5 प्लस 1/2th इज नथिंग बट द थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 5 plus 1 6 and third observation is 30. So the median of the data set is also 30. ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें डेटा को पहले तो अरेंज करना है और अरेंज करने से पहले यूं नहीं कि इसी को 2a एंड 3a को अरेंज करके एंड यू नो कि आंसर निकाल दिया, मीडियन निकाल दिया। और एक बार और याद दिला देती हूँ कि जब हमारा अगर इवन आ जाए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन आ जाए तो उसका जब हम मीडियन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n+1/2th ऑब्जर्वेशन का मीन। n+1/2th ऑब्जर्वेशन का मीन। अब इसमें 2 है तो इसका मीन निकलेगा n/2th ऑब्जर्वेशन जो होगी प्लस जो n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगी। मानो अगर n/2th ऑब्जर्वेशन थर्ड है तो ये फोर्थ होगी, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन दोनों लिख के उन दोनों का मीन निकालोगे और उसका जो मीन आएगा वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू Okay, so the next question is the probability mass function of a discrete random variable x is given by this and we have to find the value of expectation of 2x plus 1 का whole square, enter the answer correct to 2 decimal places. ठीक है, तो अब इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना, we'll use the formula of expectation of 2x plus 1 का whole square is nothing but summation of 2x plus 1 का whole square into the probability of x belonging to x। ठीक है, फॉर अ रैंडम वेरिएबल x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तब हमारा वो समेशन आएगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका ऐसे डिफाइन होगा। तो बिल्कुल भी मत सोचना कि हम जैसे नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस के क्वेश्चन कर रहे थे ये भी वैसा था। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है एंड इसमें ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि कभी भी आपका होल स्क्वायर में पावर आ जाए। ठीक है, तो इसमें उस चीज में आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम इसकी एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले चलो 2x plus 1 की 2x plus 1 होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते। तो कैसे निकालेंगे, देखो 2 इंटू एक्स 2 इंटू -1 2 इंटू -1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट्स नथिंग बट 1। ठीक है, देन वील डू 2 इंटू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट्स नथिंग बट अगेन 1 एंड वील डू 2 इंटू 1 ओके 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर एंड दैट इज 9। ठीक है, तो हमारे पास 1 1 एंड 9 वैल्यू आई है 2x plus 1 के होल स्क्वायर की। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x plus 1 का होल स्क्वायर की। ठीक है, दैट्स नथिंग बट अभी मैंने आपको बताया समेशन ऑफ 2x plus 1 का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x बिलोंगिंग टू x। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं ऊपर से थोड़ा रफ कर देती हूँ। 119 हम याद रखेंगे, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 119। सो आई राइट 1 1 and 9। ठीक है, चलो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको रफ कर दो। ओके डन, नाइस। ओके, तो अब हम फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x plus 1 का होल स्क्वायर की। ठीक है, तो दैट्स वील डू इज 1
ठीक है, 1 इधर से 1 आया है, ठीक है, ये मत सोचना कहाँ से आया है 1, हमने अभी ये जो 2x प्लस 1 के स्क्वायर की वैल्यू निकाली ना वो है, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंगिंग टू x इट इज 1/6, तो इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 9 इंटू 1/3, ठीक है, ये ऐसे निकलेगी। सो we'll find it as 1/6 plus 1/2 and 3 तो plus 3 it will be, ठीक है। तो इसको नीचे से रब कर देते हैं। मैंने जस्ट ये फॉर्मूला जो अभी नीचे लिखा हुआ था इसमें वैल्यूज पुट करी है, कोई बड़ा तीन नहीं मारा एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का, ठीक है। अभी मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं निकाली थी, ये मत सोचना कि जो मैंने 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर की 119 वैल्यू निकाली है एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी ऐसे ही आएगी 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x बिलोंगिंग टू द x, इससे आएगी, ठीक है। बार बार मैं ये बोल रही हूँ तो ये चीज बार बार ध्यान रखने की है, इसलिए ही बोल रही हूँ, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 टू ज़ा इट इज 6, अच्छा 6 से करना है ना, 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 18 हो गया, ठीक है। 18 एंड 19, 19 एंड 3 इट इज 22/6 एंड 22 को हम कर देते हैं 11 एंड दिस इज 3, तो 3/11 कर दो, 11/3 कर दो, तो 11 डिवाइडेड बाय 3 इट्स नथिंग बट 3.66। अब 6667 आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दो वैल्यू पे से इसमें बतानी, तो या तो आप इसको 0.33 भी कर सकते हो, सॉरी 36 भी कर सकते हो, क्या आया था यार इसका आंसर, मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी। 11 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आया था हमारा, सॉरी 3.66 था, सॉरी सॉरी सॉरी, तो देखो ये था हमारा 3.66, तो इसको आप 3.66 पे भी छोड़ सकते हो या आप इसको 3.67 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे, तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। Okay, so the next question says, in the first semester of BS degree, a student is expected to take 4 subjects. 4 subjects लेने की expectation है कि वो 4 subjects लेगा. The grades for each subject can be S grade, A grade, B grade, C grade, D grade and E grade and fail if, as per the rules, an enrolled student should obtain a minimum grade E in each subject to get promoted to the next semester. What is the total number of possible ways in which a student can get promoted? अच्छा, number of ways बताने, तो नंबर ऑफ वेज ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। देखो टोटल हमारे पास पासिंग ग्रेड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पासिंग ग्रेड्स है, कितने सब्जेक्ट्स में, 4 सब्जेक्ट्स में, तो 6C4 मतलब 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1296 एंड 1296 आर द पॉसिबल वेज टू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। Next question. The mean and sample standard deviation of the data set consisting of 8 observations is 15 and 11 respectively. अच्छा, इसका mean है हमारा 15 और इसकी sample standard deviation है 11, ठीक है। Later it is noted that one observation 13, जो हमारी 13th observation थी उसको हमने गलती से 10 लिख दिया। What is the mean of the original data set? मतलब हमें mean निकालना है original data set का, क्या होगा। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, सब वैल्यूज हमें मिल गया है। अब तुम बोलोगे हर क्वेश्चन में कहती है सिंपल है सिंपल है सिंपल है, तो आई एम सॉरी, मुझे तो सिंपल ही लगा, ठीक है। तो देखो मीन हमारा ओल्ड डेटा सेट का क्या है कि जिसमें हमने गलती से 10 लिख दिया था, वो है हमारे पास में 15, ठीक है। और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसमें 11 है। अब हमें पता है मीन का वैल्यू क्या, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ I1 फ्रॉम n xi अपॉन number of observations, it is a mean formula. Sample standard deviation is nothing but xi minus x bar का whole square, इसका summation होगा, वेट गलत दिख गया थोड़ा सा, it is the summation of xi minus x bar का whole square by n minus 1 under root. अब sample standard deviation है, variance होता तो under root नहीं लगाते, but standard deviation है तो we have to mean find that put it into the under root. So हमने अंडर रूट में भी इससे डाल दिया, अब क्या करना है, ठीक है। तो हमारे पास पुराना जो मीन है वो है 15, तो 15 है टोटल, हमारे पास में 8 ऑब्जर्वेशन है, तो हम xi की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 15 इज इक्वल टू xi अपॉन 8, ठीक है। तो 8 इंटू 15 कर दो, 8 इंटू 15 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120, तो xi की वैल्यू आ गई हमारे पास में 120, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 120 में से हम जो है 10 को तो हटा देंगे, क्योंकि 10 को हमने रॉन्गली नोट कर दिया था, तो 10 को हटा देंगे, और एक ऑब्जर्वेशन जो हमें 13
करना है कि जब 13 ऐड होगा तो ये क्या कांस्टेंट वर्क कर रहा है, तो मीन में जब भी कोई एक कांस्टेंट ऐड होता है तो जो हमारा ओल्ड मीन होता है ना उसी में न्यू मीन ऐड, उसी में जो कांस्टेंट है वो ऐड हो जाता है तो वो हमारे न्यू मीन के इक्वल होता है। तो इसमें बस आप 13 ऐड कर दो, तो 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 123। 123 आया तो अब करेक्ट मीन फाइंड कर दो, तो करेक्ट मीन कैसे करेंगे, 123/8 करो तो ये मीन न्यू मीन आ जाएगा, दैट इज द करेक्टेड मीन। इसका आंसर 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस में बताना है तो द आंसर विल बी 15.37, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को भी यूज करके आप कर सकते थे बट मीन से ही इजीली सॉल्व हो रहा था तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। So the next question says, in a company, 120 employees are divided into 3 departments, marketing, finance and IT. The number of employees in each department is as follows: 36 in marketing, 40 in finance and 44 in IT. An employee out of 120 is randomly selected for a presentation. Let X denote the number of employees in the department to which that employee belongs based on the given information. Answer the sub questions. अच्छा, तो पहले हमें बताना है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन x का। तो देखो पहला हमारा x है 36, सॉरी कलर विजिबल ही नहीं होगा, 36 है। अब 36 की कितनी प्रोबेबिलिटी, 36/120 जब हम करेंगे तो वी विल गेट इट एज 3/10, तो ये तो एक तो प्रोबेबिलिटी ये आई इसका डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज 40, तो 40/120 विल गिव अस 1/3। नेक्स्ट इज हमारे पास में 44, तो 44 इज 44/120, 11/30, तो 11/30 इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आई। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कहाँ मैच कर रही है, तो ये हमारे बी ऑप्शन में मैच कर रही है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी, तो 36 इंटू 3/10 प्लस 40 इंटू 1/3 प्लस 44 इंटू 11/30, जस्ट फाइंड कर देते हैं हम। ठीक है, तो 36 3 6 24, सॉरी 3 6 18 होता है, 4 से थोड़ी करे, 3 6 18, 18 एंड 3, अच्छा 3 3 9 एंड 10, 108/10 प्लस 40/3 प्लस 44 इंटू 11 विल गिव अस 484/30। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास में 30 आएगा, तो ऊपर से थोड़ा रफ कर देती हूँ मैं, तो हमारे पास में आएगा 30। ठीक है, 30 आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 324 प्लस 400 प्लस ये हो जाएगा 30 है ना, अच्छा 484 ही रहेगा। इतना दिमाग लगा रही हूँ मैं, जहाँ लगाना है वहां तो लगाया ही नहीं मैंने, आई एम सो सॉरी। मैं बीच बीच में अपने से खुद से बातें करना स्टार्ट कर देती हूँ। चलो अब इसको ऐड करेंगे तो वी गेट इट एज, और इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व ही कर देते हैं यार एक ही बार में, बार बार क्या करना। वेट, तो इट इज 324 प्लस 400 प्लस 484, it is 1208 divided by 30 will give us 40.26। 2 डेसिमल प्लेसेस में बताना था, तो या तो 26 लिख सकते हो या 27 लिख सकते हो, दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। तो या तो आप लिख सकते हो 40.26 और यू कैन राइट इट एज 40.27, ये दोनों ही आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन आल्सो। मैं अब देखो क्वेश्चन को क्वेश्चन बोल रही हूँ। So the next question says, a manufacturing company produces steel rods with lengths between 20 cm and 40 cm. Assume length of steel rod follows a uniform distribution. कल भी हमने uniform distribution के बारे में पढ़ा था। तो uniform distribution एक टाइप का continuous random variable है, ठीक है, एंड इसका जो probability density function है वो हम find करते हैं with the formula 1/b minus a for all the values of a x belonging in the interval of a and b, and if they are not belonging in this interval then it is 0, तो we'll write it otherwise it is 0। अगर वो इंटरवल में फॉलो नहीं करती तो हम उसे 0 कर देते हैं, ठीक है। एंड इसका जो CDF फंक्शन हम निकालते हैं वो निकालते हैं x माइनस a अपॉन b माइनस a, ठीक है, इससे इसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकलता है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x belonging in the interval of a and b, अदरवाइज 0 इट इज, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। सो द क्वेश्चन सेज, if probability of x less than equal to k is same as the probability of x greater than k, then find the value of k। अच्छा k की वैल्यू बतानी है, ओके। तो देखो जो हमारी probability of x
लेस देन इक्वल टू के है वो हो जाएगा, अब इसमें हम CDF फंक्शन का यूज करेंगे तो x हमारा 20 k है तो k माइनस 20 बाय 40 माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू k इज नथिंग बट k माइनस 20 बाय 20 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन k। अब हमारे पास लेस देन के है तो क्या मैं इसकी प्रोबेबिलिटी में इसको क्या 1 में से मैं इसकी वैल्यू माइनस नहीं कर सकती हूँ, इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू के, अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इसी की प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल वे यूज करा करो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि हम इसमें से माइनस कर देंगे इससे, तो इसे जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस के माइनस 20 बाई 20 कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये दोनों इक्वल वैल्यूज में है तो इक्वल वैल्यूज में पुट कर दो k माइनस 20 बाई 20 इज इक्वल्स टू 1 माइनस k माइनस 20 बाई 20, ये उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू के माइनस 20 बाई 20 इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे ना, थोड़ा सा मैं रब कर दो, ऊपर से कर देते हैं थोड़ा सा रब, ये हो जाएगा हमारा k माइनस 20 बाई 20 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2k माइनस 40 इज इक्वल्स टू 20, 40 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 60 आएगा 2k, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, हमारे पास में k की वैल्यू आई वो आई 30, तो 30 हमारी आंसर हो गई। तो जो फाइंड द वैल्यू ऑफ k है तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 30, तो 30 is our answer. Next question, what is the probability that the randomly selected steel rod will have length more than 25? अच्छा, 25 से ज्यादा उसकी लेंथ हो, तो हमारी अब इसमें रेंज ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। कल हमने सेट नंबर 2 में एक क्वेश्चन किया था, सेम ऐसा ही था, उसमें भी हमने रेंज ऑफ इंटरेस्ट निकाला अपॉन द टोटल रेंज निकाल दिया। अब टोटल रेंज तो हमें यहाँ पे पता है कि 20 सेंटीमीटर है, बट हमारे यहाँ पे मोर देन 25 की जो रेंज ऑफ इंटरेस्ट है ना, कि मोर देन 25 हो तो वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है रेंज ऑफ इंटरेस्ट है। 15 सेंटीमीटर अगर रेंज ऑफ इंटरेस्ट है बाय अगर हम 20 कर देते हैं तो ये जाएगा हमारा 3c, ये जाएगा हमारा किससे 4 से, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था, कल भी हमने किया था ऐसा ही सेम टाइप का कि इंटरेस्ट की रेंज निकाल दो और टोटल रेंज तो हमें पता ही है। So the next question is, suppose the time taken by a delivery service is to deliver a package in hours follows an exponential distribution। मैंने तुम्हें कहा था कि exponential हो गया हमारा, binomial हो गया हमारा, normal हो गया, और जो हमारा है पॉइजन्स वाला, इन चार में से तो क्वेश्चंस मानना मानना कि आएगा, कंपल्सरी आएगा। इसके सारे चारों के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये सारे रट के चले जाना और इसके जितने क्वेश्चंस तुम कर पाओ। बोलोगे इतने क्वेश्चंस हम कहाँ से लाए भाई, तो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलते हैं तो उसमें तुम्हें भरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इन 4 टॉपिक्स के अलग अलग से मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो प्लीज वो भी सॉल्व कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो होता है लैम्डा ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा एक्स, और इसका जो CDF फंक्शन होता है वो होता है 1 माइनस लैम्डा e raised to the power of minus lambda a, ये होता है इसका PDF probability density function and cumulative distribution functions for an exponential distribution. Okay, let's read the question. To deliver follows an exponential distribution with a mean delivery time of 10 hours। मतलब हमें जो expected value दी गई है वो दी गई है 10 hours। अब हमें पता है expected value for an exponential distribution is nothing but 1 upon lambda, and variance of exponential distribution is nothing but 1 upon lambda square। ये सभी याद होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस के क्या फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, ये मत भूलना। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो इससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू इससे आ जाएगी 0.1, तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आस्क्स इफ समवन प्लेसेस एन ऑर्डर जस्ट बिफोर यू बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द गिवन सब क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव टू मेक मोर देन 15 आवर्स। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें 15 घंटे से ज्यादा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा ना, देखो, तो जो हमारे 15 आवर्स का है हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें 15 मिनट से ज्यादा 15 घंटा से ज्यादा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्या होगा देखो, एक सेकेंड में रफ कर दूं इससे फिर बता देती हूँ। ओके,
पेन गायब हो गया मेरा, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, अब मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है कि x हमारा लेस देन इक्वल टू 15 के होगा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि x इज ग्रेटर देन 15 आवर्स। ठीक है, आप बोलोगे कि ये इसकी वैल्यू कहाँ से निकाले, तुम तो नहीं नया ही बिल्कुल निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे ना, चलो लेट्स पुट इट इन द फॉर्मूला x ऑफ x लेस देन इक्वल टू 15। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे कर देंगे 1 माइनस f ऑफ 15। जब हम f ऑफ 15 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस e रेज टू द पावर ऑफ लैम्डा। a इज 15 माइनस लैम्डा ए होता है तो माइनस 15 हो जाएगा। तो 1 से 1 खुलेगा, जब ये माइनस हो जाएगा तो ये रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा 15 हो जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू हमें पता है क्या है, 0.1 है। 0.1 इंटू 15 करोगे तो हमारे पास में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में 1.5। ठीक है, 1.5। तो ये कैंसिल होके हमारे पास आंसर क्या आया, फाइनल 1.5 हमारा आंसर आया। सो e raised to the power of minus 1.5 is the probability that he has to wait more than 50 hours for your package to come। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा दिमाग तो अब इसमें लगाना ही पड़ेगा कि हमने इसमें से 1 माइनस क्यों किया ये, और क्यों करना होता है, कब कहाँ लगाना होता है, ये सब तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। मतलब एकदम से तुम सोचो वीडियो देखो और सब समझ में आ जाए, तो मैं एकदम से तो कैसे ही समझाऊं यार, मेरे को भी एकदम से समझ नहीं आते थे पहले। प्रैक्टिस करी तो अपने आप समझ में आने लग गए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, यही बात बार बार बोल रही हूँ, अभी भी बहुत टाइम है। ये मत सोचो कि हाँ अब तो यार 1 वीक की लेफ्ट है, क्या हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे चलने दो, बिल्कुल भी नहीं है। इस 1 वीक में भी ना तुम मतलब बहुत कुछ अच्छे से कर सकते हो, तो प्लीज अच्छे से करो। ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो एग्जाम में बस तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करने वाला है। तो तुम कर दो ये 1 इंटू 1 ई रेज टू द माइनस 1.5 और वो आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर होने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो इससे बेटर है कि अभी प्लीज कर लो, अभी भी बहुत टाइम है, 1 वीक कम नहीं होता है। 1 वीक की स्ट्रैटेजी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है फॉर एंड टर्म, तो वो भी तुम देख सकते हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव टू वेट बिटवीन 15 आवर्स एंड 30 आवर्स। अभी हमने 15 आवर्स की तो क्या निकाली, 1.5 निकाली। इन द सेम वे 30 आवर्स की भी तुम निकाल सकते हो। तो 30 आवर्स की हमारी आएगी 1 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 3। तो ये इसकी हो जाएगी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट। So the first question next question says, based on the above data, answer the given sub question. Suppose x is a Poisson's for x lambda, अभी मैंने बताया था Poisson's आता है, तो Poisson's का जो हमारा probability density function होता है that is nothing but e raised to the power of minus lambda, lambda raised to the power of x upon x factorial। इसकी जो expectation and variance की value होती है वो होती है lambda and lambda, दोनों की एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस की वैल्यू लैम्डा होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 3p x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू दिस। ये हमने सेम क्वेश्चन सेट नंबर 2 में करवाया था मैंने, और इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है एंड आंसर निकालना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये तुम खुद करोगे, सॉल्विंग पार्ट वाला है जो। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो द नेक्स्ट पार्ट सेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ probability of x less than equal to 1 upon the probability of x less than equal to 2। तो देखो जो हमारी probability है, probability of x less than equal to 1 upon the probability of x less than equal to 2, it is nothing but probability of x equal to 0 plus the probability of x equal to 1। ये हो गई इसकी, तो क्योंकि x is less than or equal to 1 में बताना था, और इसकी less than equal to 2 में हमारा आ जाएगा probability x is equal to 0 plus probability of x equal to 1 plus the probability of x equal to 2। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटीज, अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड आंसर निकालना है। तो प्लीज ये वाला सॉल्विंग पार्ट आप खुद करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन है, मैंने देखो दोनों में आपको फॉर्मूलेज बता दिए कैसे आपको सॉल्व करना है। तो अब इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। p ऑफ x इक्वल टू 0 हमें पता है कैसे आएगा, e रेज टू द पावर ऑफ लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर ऑफ 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। इन द सेम वे ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी और e रेज टू द पावर ऑफ लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है ना, आपके आंसर ये वाला जो पॉइंट है आपको आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी आई हुई है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से जो भी आपके पास आएगी वो आपको हेल्प करेगी।
तो ये वाला पार्ट भी आप सॉल्व करेंगे एंड कमेंट्स में अगर चाहे तो आंसर बता सकते हैं, नहीं बताएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो कर लेना, नहीं करनी है तो मत करना। बट ये सॉल्विंग पार्ट है, ये वाला सॉल्विंग पार्ट मैं नहीं करवाऊंगी, ये मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क है, क्योंकि ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सेट नंबर 2 में करवाया था एंड इसमें कुछ नहीं करना यार, सिंपल फॉर्मूलाज बेस्ड है, तो इसमें क्या ही करवाऊं मैं अब। ठीक है, okay, so the next question says, based on the above data, answer the given sub questions. Table Q1 represents the data status of a disease and blood concentrations in the patients. Okay, एक second, हाँ. Okay, so the first question says, what is the probability that the patient has a disease and the test is positive? अच्छा, patient को disease है और उसका test भी हमारा positive है, तो हमारे total patients count कर लो पहले तो कितने हैं, तो हमारे जो total patients है वो है 130, तो यहाँ की जो वैल्यू है वो है 130। अब हमें इसकी probability निकालनी है, तो टेस्ट भी पॉजिटिव हो, डिजीज भी हो, तो ये हो जाएगी हमारी 25/30, 130, 25/130 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो 25/130 इज नथिंग बट 5/20, तो 5/26 होगा, सॉरी 5/20 नहीं, 5/26 will be the answer, तो 5/26 is the answer. Next, find the probability that the patient has the disease given that the test is positive. अच्छा, given that the test is positive मतलब जो हमारी जो डिजीज वाला जो पार्ट है ना, वो इसके ऊपर कंडीशन है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव होना ही होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज कंडीशन ऑन टेस्ट पॉजिटिव, ये हमें निकालना है। और ये हम कैसे निकालेंगे, देखो ये बहुत सिंपल है, इसका जो भी डिजीज और टेस्ट पॉजिटिव का जो यूनियन है, सॉरी इंटरसेक्शन है, वो निकालो, अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट इज पॉजिटिव निकाल दो, बहुत सिंपल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ positive test and disease upon the probability of positive test निकालनी है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली, ये आई थी हमारे पास में 25/130, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव टेस्ट इज नथिंग बट कितनी है, टोटल टेस्ट पॉजिटिव 5, 5, 10 हो गई, 3, 4, 5 एंड 60, तो 60/130 कर दो, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 25/60 आई, 25/60 अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर एज 0.41 एंड ये हो गया हमारा आंसर। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेट नंबर 3 आल्सो। आई होप आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें कुछ भी न्यू नहीं था, जो भी हमने पुराने सेट्स में किया था वही सारे फॉर्मूले लगने थे, बस इसमें जो जो न्यू न्यू आ रहा था बट पुराना भी था वो भी मैंने आपको सब बता दिया, तो प्लीज अच्छे से करना। और एक जो क्वेश्चन दिया है होमवर्क में, तो वो अगर मन हो तो सॉल्व कर लेना, नहीं मन हो तो मत करना, फिर आगे अब तो मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं सेट नंबर 4 से, एंड सेट नंबर 4 कंप्लीट होती है आपके पास सीटी के भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो उसके लिए भी वेट बना रहे। ठीक है, एंड अगर आपको 1 वीक स्ट्रैटेजी देखनी है एंड टर्म के लिए, तो आप प्लीज मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाकर, और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी उसका। एंड विद दिस वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेट, बाय।